हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। अभी तक हमने सॉइल की बेसिक और कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल को पढ़ लिया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दें। परमिएबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा छूट गया था फर्स्ट चैप्टर का, वो था प्लास्टिसिटी चार्ट। तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम मूव ऑन करते हैं परमिएबिलिटी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट को कैसा ग्रेनेडे ने डेवलप किया था। इनका नाम आप पहले भी सुन चुके हैं। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने एटरबर्ग लिमिट टेस्ट के अंदर लिक्विड लिमिट का एपरेटस दिया था, और इन्होंने ये प्लास्टिसिटी चार्ट सॉइल के उन हिस्सों के ग्रुपिंग के लिए बनाया था, या विशेषकर यूँ कहे फाइन ग्रेन सॉइल के ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने ये ग्राफ दिया था। हमने शुरुआत के अंदर सॉइल के कुछ सिंबल्स पढ़े थे, उन सिंबल को उन्होंने इस ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। प्लास्टिसिटी चार्ट एक सिंपल तौर पर सॉइल की लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच का एक ग्राफ होता है। लिक्विड लिमिट आप देख सकते हैं आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर है, वहीं पे आपकी प्लास्टिक लिमिट है जो वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट की जा रही है। और यहाँ पर जो ए लाइन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वाली, ये प्लास्टिसिटी चार्ट की वो लाइन है जो स्टार्ट तो एक्स एक्सिस से होती है लेकिन ओरिजिन से नहीं। और इसके ऊपर आपने लिक्विड लिमिट के अनुसार सॉइल के कुछ पार्ट्स को या कुछ ग्रुप्स को आपने देखा होगा। इसकी सबसे विशेष बात ये होती है कि इस ए लाइन के ऊपर जो मैं दिख रहा हूँ 1 नंबर से, यहाँ पे जितनी भी सॉइल होती है वो क्ले नेचर की होती है, और इसके नीचे जो 2 नंबर से बताया वो नॉन क्ले नेचर की होती है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ है क्या और इसमें लाइन कैसे बनती है। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर फाइन ग्रेन सॉइल ओनली लाइक सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक एंड पीट। ये सिर्फ फाइन ग्रेन सॉइल, सिल्ट, क्ले या ऑर्गेनिक पीट के लिए वैलिड है। सैंड, ग्रेवल्स, इनके लिए चार्ट वैलिड नहीं है क्योंकि उन्हें प्लास्टिसिटी होती नहीं है। प्लास्टिसिटी चार्ट जैसा कि मैंने बताया, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच का ग्राफ होता है। लिक्विड लिमिट एक्स एक्सिस पे और प्लास्टिक लिमिट वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है। जो लाइन स्ट्रेट लाइन जाती है, ए लाइन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती लेकिन वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होती है। इस ए लाइन का प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20%। ये इसके स्लोप को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यूँ कह सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को ए लाइन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी विशेष बात मैंने बताई थी कि ए लाइन के ऊपर वाली सॉइल हमेशा क्लेई नेचर की होती है। ये ग्राफ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ग्राफ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप देख लीजिए नीचे कुछ लिमिट्स लिख रखी होंगी। लिक्विड लिमिट 35%, लिक्विड लिमिट 50%, ऊपर वाली सॉइल क्ले है, नीचे वाली सैंड ग्रुप की है। तो क्वेश्चन आता है, अगर आपकी सॉइल की या क्ले की लिक्विड लिमिट 35%, जो आपको ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वाली, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये ब्लू कलर से, ये लिक्विड लिमिट 35% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसी क्ले जिसकी लिक्विड लिमिट 35% या उससे नीचे हो तो वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसका आंसर है आपका Cl एंड Ml ग्रुप। ज़्यादातर Cl-Ml ग्रुप ही बोलते हैं इसको। Cl-Ml ग्रुप की सॉइल और Ml ग्रुप की सॉइल भी होगी। OL ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉइल सब जगह मिलती नहीं है,
तो इसका आंसर होता है ClMl ग्रुप। और इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आपकी लिक्विड लिमिट 50% या उससे नीचे हो और 35% से ज़्यादा हो, यानी 35 से 50 के बीच में हो, तो वो कौन से ग्रुप की है? तो उसका आंसर है CI-MI ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना है CI और MI ग्रुप। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन है, इस चार्ट से बहुत बार पूछे गए हैं SSC में भी, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो आप लोगों को इनको ध्यान रखना है। फिर से बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नंबर 1, अगर लिक्विड लिमिट 35% या उससे नीचे हो तो क्ले कौन से ग्रुप की होगी? तो आंसर है ClMl ग्रुप। और अगर लिक्विड लिमिट 35% से ज़्यादा और 50% से कम हो तो सॉइल कौन से ग्रुप की होगी? तो आंसर है CI-MI ग्रुप। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए हमारे नए चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि है आपका परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। परमिएबिलिटी होती क्या है आप सब जानते हैं। परमिएबिलिटी कितनी आसानी से किसी सॉइल के अंदर पानी के बहने की कैपेसिटी को या दर को दर्शाती है, उसे हम परमेबिलिटी कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल मीडियम इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ध्यान कीजिएगा, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है पोरोसिटी और परमेबिलिटी के बीच में। पोरोसिटी वाटर के फ्लो होने की एबिलिटी को बताती है, लेकिन परमेबिलिटी रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के बहने की दर, या सीधे शब्दों में कहें मिट्टी में पानी के बहने की वेलोसिटी को जो दर्शाती है वो परमेबिलिटी होती है। और ये मुख्य रूप से सॉइल के अंदर पाए जाने वाले जो वॉइड्स होते हैं उनके आपस में इंटरकनेक्शन के कारण पॉसिबल हो पाता है। और इसके कंसेप्ट को सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे डार्सी, इन्होंने समझाया था। तो डार्सी के अनुसार एक इन्होंने फिगर भी दिया था कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर लिक्विड पासिंग थ्रू अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास where the seepage flow is laminar is directly proportional to the hydraulic gradient of the seeping water। अब मैं ये बोल गया, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। डार्सी के अनुसार किसी भी सॉइल के अंदर पानी के बहने की एवरेज वेलोसिटी, और सॉइल कैसी होनी चाहिए? फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? लेमिनार। उस कंडीशन में ऐसी वेलोसिटी सॉइल के हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर होनी चाहिए। एक चीज मैं और बता दूं, सॉइल के अंदर फ्लोइंग वाटर को सीपेज फ्लो भी बोला जाता है। तो ये शब्द बार बार आएगा, सीपेज फ्लो, सीपिंग वेलोसिटी। जो पानी मिट्टी के थ्रू बहता है उसको सीपेज बोला जाता है। सीपेज मतलब रिसाव होके बहना, क्योंकि पानी के रिसाव होके ही मिट्टी में बह सकता है। तो डार्सी लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि अगर किसी सॉइल की एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अगर आपका फ्लो लेमिनार हो, लेमिनार फ्लो आप सबको पता ही है, ऐसा फ्लो जिसके अंदर लेयर्स में चलती है सॉइल, किसी वाटर लेयर में ट्रेवल करता है, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस उसकी फ्लो प्रोफाइल में नहीं आता, ऐसा फ्लो लेमिनार होता है। उस कंडीशन के अंदर जो आपका सीपेज फ्लो होगा वो सॉइल के हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नया शब्द है, इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस पर यूनिट लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया एक सॉइल की प्रोफाइल है, 2 नंबर से कनेक्टिंग टैंक लगा है और 3 नंबर में जाके इकट्ठा हो रहा है। और अगर इस लाइन को देखा जाए ऊपर से नीचे तक, इस तरीके से देखा जाए ये, तो ये आपके वर्टिकल एंड डेड लॉस को बता रही है और ये एल लेंथ ऑफ सॉइल प्रोफाइल को बता रही है। तो इस लेंथ के दौरान हेड डेल्टा एच से 0 हो गया। इस कंडीशन के अंदर जो ये हेड लॉस हुआ आपका हाइट डिफरेंस, जरूरी नहीं है 0, ये कोई दूसरी हाइट भी हो सकती है। तो इस हेड लॉस का लेंथ के रिस्पेक्ट में रेशो लेंगे तो आपको जो मिलेगा उसको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं। देखिए जो मैंने कहा वो यहीं लिखा हुआ है। स्लोप डेल्टा एच अपॉन लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई डेल्टा एच अपॉन एल हेड लॉस इन सीपेज अपॉन सीपेज लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना है। फिर से बोल देता हूँ,
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसी भी सॉइल की प्रोफाइल में पानी फ्लो होने के कारण होने वाले हेड लॉस तथा टोटल लेंथ ऑफ सॉइल के रेशो को रिप्रेजेंट करता है। तो डार्सी के अनुसार जो आपकी पानी में फ्लो होने वाली वेलोसिटी है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अगर आपका सॉइल टर्बुलेंट हो जाए तो आई की पावर एन की प्रोपोर्शनल होती है, एन की पावर 4/7 या 0.65 हो सकती है, लेकिन इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, ज़्यादा कंसिडर हमारा ऊपर वाला ही है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको के कहते हैं, और हम जानते हैं अगर दोनों तरफ एरिया से मल्टीप्लाई कर दे तो v इंटू ए इक्वल्स टू के आई है, और वेलोसिटी एंड एरिया सीपेज को यानी डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, सीपेज डिस्चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके सामने एक रिलेशन निकल के आता है, डिस्चार्ज इक्वल्स टू के आई ए। अब यहाँ पे v डार्सी की वेलोसिटी है, और जो ये के निशान आया ये के आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी कहलाता है, और ये भी एक तरीके से वेलोसिटी का ही रेफरेंस होता है, या यूँ कह सकते हैं के की यूनिट भी वेलोसिटी के बराबर ही होती है, मीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये देखिए लिख रखा है कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी। इनमें से कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई डेल्टा एच अपॉन एल आपको पहले बताया ही था। अब कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, डार्सी लॉ के अनुसार अगर हाइड्रोज 0 हो जाए या फिर कांस्टेंट रहे, तो अगर या मैं यूँ कहूँ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी 1 हो जाए तो सॉइल की परमिएबिलिटी डार्सी की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ऐसा केस सॉइल के अंदर होना बहुत ही मुश्किल है, पाइप वगैरह में मिल सकता है, लेकिन सॉइल की प्रोफाइल में इस तरीके का अरेंजमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। ज़्यादातर सॉइल के केस में जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कुछ यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ रिक्लेमेशन यूएसबीआर ने परमिएबिलिटी के आधार पर 3 तरह की सॉइल को डिफाइन किया है। नंबर 1 परवियस सॉइल, ऐसी सॉइल जिसकी कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी लेस मोर देन 10⁻³ mm पर सेकेंड हो, ऐसी सॉइल परवियस सॉइल होगी जिसमें से आसानी से पानी बह सकता है। सेमी परवियस सॉइल जिसके अंदर 10⁻³ से 10⁻5 mm पर सेकेंड तो वो सेमी इम्परवियस सॉइल कहलाती है। मतलब इसमें सॉइल में पानी की वेलोसिटी परवियस के मुकाबले थोड़ी कम रहेगी। इम्परवियस यानी पानी बिल्कुल ही नहीं बह सकता, ऐसी कंडीशन के अंदर आपकी सॉइल की वैल्यू, परमिएबिलिटी की वैल्यू 10⁻5 से भी कम होती है। ठीक है, इसे हम सॉइल का डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी कह सकते हैं। परवियस मतलब पानी आसानी से बहना, इम्परवियस बहना मतलब पानी का बिल्कुल भी ना बहने की क्षमता। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन किया जाए अलग अलग सॉइल के टाइप के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा परमिएबिलिटी होती है ग्रेवल के अंदर, फिर कोर्स सैंड के अंदर, फिर मीडियम सैंड, फिर फाइन सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, और देन लास्ट में कोलॉइड्स। इस सीक्वेंस को ध्यान रखना है कि आपको हो सकता है इनमें से कुछ पार्टिकल्स दे दिए जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे इनको बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम के अंदर लगाना है, तो पानी के फ्लो होने की एबिलिटी यानी परमिएबिलिटी के बेसिस पे इनको आपको अरेंज करना है। ये ऊपर जितनी भी यूनिट्स मैंने लिखी थी, ये हो सकता है आपसे मीटर पर सेकंड में भी पूछ ली जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हालांकि हिंदी वाले नोट्स में जानबूझ के इसे मीटर पर सेकंड में रिप्रेजेंट किया है ताकि आपके पास दोनों वेराइटीज़ अवेलेबल हो जाए। अब डार्सी लॉ की भी एक वैलिडिटी है। डार्सी लॉ बेसिकली वैलिड था जब फ्लो लेमिनार हो, और लेमिनार फ्लो तभी पॉसिबल है जब लेमिनार फ्लो को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी जिसे हम रेनॉल्ड्स नंबर कहें वो लेस देन 1 हो। पाइप के केस में लेमिनार फ्लो के लिए आपकी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 होती है, यहाँ पे लेस देन 1 है।
रो वी डी अपॉन म्यू फार्मूला होता है, इन सब के बारे में आपको पता है। रो डेंसिटी ऑफ वाटर, वी वेलोसिटी डार्सी की, डी डायामीटर ऑफ सॉइल ग्रेन, D10। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमने पिछले लेक्चर में D60, D10, D30 को पढ़ा था। तो सॉइल के केस में D10 है, उससे एक स्टैंडर्ड सॉइल साइज बताया गया है। तो जहाँ पे भी आपको सॉइल ग्रेन साइज नहीं दिया हो तो आप D10 को कंसीडर करके अपने डायमीटर को कंसीडर कर सकते हैं। और म्यू कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1। अब डार्सी लॉ तभी वैलिड हो सकता है जब सॉइल ग्रेन का डायमीटर 0.5 mm या उससे लेस देन हो। उससे ग्रेटर देन हो जाए तो आपका फ्लो लेमिनार नहीं रहेगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में डार्सी लॉ आपका वैलिड नहीं रहेगा। डार्सी लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर ग्रेवल्स बिकॉज सीपेज इज टर्बुलेंट। अभी जो बात कही वो यहाँ पे लिखी गई है। अब कौन कौन से फैक्टर्स परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एक छोटे न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ सॉइल ग्रेन। सॉइल के ग्रेन के डाया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यानी कि जितना ज़्यादा सॉइल का डायमीटर होगा उतने ज़्यादा उसमें वॉइड्स का वॉल्यूम होगा और के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो सी की वैल्यू आ जाती है। इस सी को हम 100 कंसिडर कर लेते हैं तो आपके पास रिलेशन आ जाता है k = 100 D10 की स्क्वायर। तो कई बार आपको पूछा दे दिया जाता है, सीधा क्वेश्चन दे दिया जाता है कि अगर सॉइल के इफेक्टिव ग्रेन साइज 0.2 mm हो तो उसकी परमेबिलिटी कितनी होगी। तो इफेक्टिव साइज D10 0.2 रख के आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर k की यूनिट हमेशा cm/s ही कंसिडर करनी है और कोई यूनिट आपको कंसिडर नहीं करनी। वॉइड रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमेशा वॉइड रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जितना ज़्यादा वॉइड रेशियो होगा उतनी ज़्यादा ही कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है। एक ये रिलेशन आपके सामने दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E³/1 + E, या आप यहाँ पर कांस्टेंट आता है वो एक ही रहती है उसकी वैल्यू। अगर दो अलग अलग सॉइल की वॉइड रेशियो कर लें तो आपके सामने रिलेशन सामने आता है। ये ES के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग याद रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो पानी मुश्किल से फ्लो होगा और ऐसे कंडीशन में K का मान घटेगा, या हम यूँ कह सकते हैं विस्कोसिटी जिसको हम श्यानता भी बोलते हैं, श्यानता बढ़ने पर K की वैल्यू डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है श्यानता के। तो हमेशा K की वैल्यू श्यानता या विस्कोसिटी बढ़ने पर घटेगी। यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड भारी होगा तो आपकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी फ्लो की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, विस्कोसिटी यानी श्यानता घटेगी, और ऐसा करने से वेलोसिटी ऑफ सॉइल या यूँ कहें परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज हो जाएगी। सॉइल स्ट्रक्चर, अगर सॉइल लेयर्ड स्ट्रक्चर यानी स्ट्रेटिफाइड है, एक के ऊपर एक या पैरेलल बेड्स में लगा हुआ है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो उस कंडीशन में आपकी सॉइल की परमेबिलिटी अगर हॉरिजॉन्टल के अंदर है तब तो बढ़ जाएगी, वर्टिकल के अंदर है तो घट जाएगी। ये कैसे है ये आपको अगले बताएंगे। 7th पॉइंट आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे। एंट्रैप्ड एयर ड्यू टू, अगर कई बार क्या होता है सॉइल के वॉइड्स में एयर वॉइड्स स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वो जल्दी से पानी को एंटर नहीं होने देते। ऐसी कंडीशन में सॉइल की परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एब्जॉर्ब वाटर, देखिए एक वाटर होता है एब्जॉर्ब वाटर, एब्जॉर्ब यानी सोखा हुआ पानी, एड्जॉर्ब और एब्जॉर्ब में फर्क B और D का ही है। एड्जॉर्ब वाटर क्या होता है, कई बार सॉइल इन्वायरमेंट से कुछ मॉइस्चर को सक करके अपने टॉप प्रोफाइल पर एक पतली सी लेयर बना लेती है वाटर की, जिसे हम एड्जॉर्ब वाटर कहते हैं।
ऐसा करने से जो ओवरऑल वॉइड रेशो है सॉइल के वो 10% तक घट जाते हैं, और इस कंडीशन के अंदर आपकी परमेबिलिटी घट जाती है। तो ये 9 पॉइंट जितने भी थे, 10वां पॉइंट है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी, क्योंकि पानी हमेशा कांटेक्ट बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर फुल होगा तो आपके परमेबिलिटी की रेट भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्यूब, ये भी आपको रिलेशन ध्यान रखना है। इसी तरह से आता है आपका क्या हो अगर आपके सॉइल के अंदर जो अरेंजमेंट है वो लेयर्स में हो, यानी कि स्ट्रेटिफाइड सॉइल हो, जो पिछले टॉपिक में इफेक्टर्स इफेक्टिव में 7th पॉइंट था, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला केस है द सीपेज फ्लो इज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन। तो आपको फिगर दिखा देता हूँ केस 1 का। ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सॉइल एक लेयर दिख रही होगी आपको, 3 लेयर्स हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो कि सॉइल के फ्लोइंग पैटर्न से एकदम पैरेलल नेचर में है। ये जो जिसको मैंने एरो से बताया, ये एक पोरस स्टोन है, इससे 3 वेलोसिटीज एंटर हो रही है, V1 V2 और V3। और क्योंकि ये बेड प्लेन फ्लो के एकदम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ऐसी कंडीशन में डिस्चार्ज तो हमेशा कौन सा सेम रहता है, वेलोसिटी सेम नहीं रहती। और ऐसी कंडीशन के अंदर जब हम डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू Q1 Q2 Q3 करें, तो सारे फार्मूले को अपन पुट कर देते हैं, और इस कंडीशन के अंदर I की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी सभी लेयर्स के अंदर। या यूँ कहें, जब आपका फ्लो पैटर्न हॉरिजॉन्टल हो तो डिस्चार्ज अलग अलग होगा हर लेयर में, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यानी I का मान सब लेयर्स में सेम होगा। इस कंडीशन के अंदर जब हम टोटल डिस्चार्ज निकालेंगे तो ये नीचे फार्मूला आएगा, इनको रीअरेंज करेंगे तो नीचे बॉक्स में आपको ये फार्मूला दिख रहा है, KH इक्वल्स टू K1Z1 प्लस K2Z2 अपॉन K3Z3 अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये फार्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये Z1 Z2 क्या है, ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, Z1 Z2 Z3, ये हर लेयर की डेप्थ को यानी गहराई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब सॉइल लेयर में यानी एक के ऊपर एक लेयर्स में लगी हुई हो और पानी का फ्लो उनकी लेयर्स के जमाव के पैरेलल समांतर हो, तो उस कंडीशन के अंदर कुल परमेबिलिटी की मान ये होती है। आप डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, ये जो रेड बॉक्स में फॉर्मूला दिख रहा है इसको आपको याद करना है। इसी का विपरीत होता है जब आपके सॉइल परपेंडिकुलर यानी लंबवत दिशा में लगे हुए हों। ऐसी कंडीशन में हेड लॉस प्रत्येक लेवल में अलग रहेगा और डिस्चार्ज हर लेयर में सेम रहेगा। तो डिस्चार्ज की टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का फॉर्मूला वर्टिकल लेयर में कुछ ही रहेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन में Z1 अपॉन में K1 प्लस Z2 अपॉन में K2 प्लस Z3 अपॉन में K3। तो ये दो फॉर्मूले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। फिर से बता देता हूँ, अगर फ्लो आपका पैरेलल होगा तो आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफरेंस, और इस कंडीशन में आपका फ्लो होगा जो वो ज़्यादा होगा, और आपके इस लेयर के लिए टोटल हॉरिजॉन्टल लेयर के लिए आपको परमेबिलिटी निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपका वर्टिकली अरेंज किया हुआ हो तो आपके हेड लॉस का मान हर लेयर में अलग होगा लेकिन डिस्चार्ज की मात्रा सेम रहेगी। ऐसी कंडीशन के अंदर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करके परमेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में परमेबिलिटी को कंप्लीट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेक्चर भी। और जैसा कि मैं हर लेक्चर के एंड में बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का कोर्स पूरा टाइम पे हो जाए और अच्छे से हो जाए, उसी के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं।
और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा हो। कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके कभी भी पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के अलग से मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको। जो हिंदी वाले कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश में, वो नोट्स पढ़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हालांकि इसमें कोई विशेष नहीं होता, आप इंग्लिश आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको हिंदी में अलग से नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़िए, लेक्चर्स को कंटिन्यू कीजिए। बहुत जल्द हम इनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।